नमस्कार दोस्तों, और हेमंतराज मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय रीट से संबंधित जितने भी जो मॉडल पेपर हैं उस पे हमारे चैनल पे चर्चा चल रही है। उसी सिलसिले में आज हम संस्कृत के 30 प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मस्त है। तो संस्कृत के जो रीट का मॉडल पेपर है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे यदि पहली बार पधारे हैं तो बेल आइकन सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। 61वां, निरीक्षण पद्धतियाँ महत्वपूर्णमस्ति। निरीक्षण पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्नकरणम, बालकान स्वतंत्रता प्रदान करणम, पूर्व निर्धारित योजना, निरीक्षण द्वारा अवबोधनस्य अवसरे प्रदान करणम। तो हम सब ये जानते हैं कि निरीक्षण पद्धति की ये बात कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो पूर्व निर्धारित जो योजना है जो पूरी कर ली गई है उसका बार बार निरीक्षण करना, ये निरीक्षण पद्धति के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षके अवकाश दिवसे कुर्यात। शिक्षक को अवकाश दिवस में करना चाहिए मित्र मेलनम, चलचित्र दर्शनम, ज्ञान वृद्धि अध्ययनम, निःशक्ते गृहे शयनम। मित्रों के साथ मिलना, टीवी, चलचित्र, फिल्में आदि देखना, ज्ञान वृद्धि के लिए अध्ययन करना, या निश्चिंत होकर के घर में शयन करना। तो हम सही ये जानते हैं कि शिक्षक का एक कर्तव्य है कि जिस दिन अवकाश हो उसको ज्ञान वृद्धि के लिए अध्ययन करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि छात्रस्य विशेष समस्या अस्ति त्रयी भवान, भवनी है यहाँ पर भवान, त्रयी भवान। यदि छात्र को विशेष समस्या हो तब आप क्या करेंगे? तस्य ताड़नम करोति, तस्य संयोगम न करोति, तस्य संयोगम करति, किमपि न। उसको पीटेंगे, उसका सहयोग नहीं करेंगे। तीसरा है उसका सहयोग करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? यदि छात्र को विशेष कोई समस्या है तब हम उसका सहयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक शिक्षा कुत्र मिलति। सामाजिक शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? समाज में, समाज मंडले, क्रीड़ा मंडले, प्राथमिक विद्यालय, गृह। तो हम सब ये जानते हैं कि बच्चे की जो पहली जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। गृह, घर से, घर में शुरू होती है। अगला जो प्रश्न है 65वां, संस्कृत अध्यापक से मुख्यम कर्तव्यम अस्ति। संस्कृत अध्यापक का मुख्य कर्तव्य क्या है? कर्मकांड है, व्यवसाय है, संस्कृतेन पाठनम, निंदनम। कर्मकांड करना, व्यवसाय करना, संस्कृत पढ़ाना और किसी की निंदा करना। तो संस्कृत अध्यापक का मुख्य कर्तव्य क्या है? संस्कृत को पढ़ाना। अगला जो प्रश्न है, पठन कौशलस्य विधिरस्ति। पठन कौशल की विधि है अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, संगीत विधि, सर्वे। अक्षर बोध की विधि, ध्वनि साम्य यानी कि सुना करके पढ़ाना, और संगीत के माध्यम से पढ़ाना। तो पठन कौशल की ये सारी की सारी विधियां हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने मित्रों के साथ आप इसे ज़रूर शेयर करें, और किसी प्रश्न पे आपको यदि कोई आपत्ति है या आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ज़रूर से कमेंट करें। अगला जो प्रश्न है, भाषा प्रयोजनम अस्ति। भाषा प्रयोजन है भावग्रहणम, विज्ञान अभिवर्धनम, व्यवहार ज्ञानम संपादनम च उपरोक्त सर्वम। तो भाषा प्रयोजन, भाषा का मुख्य प्रयोजन क्या है? भाव को ग्रहण करना, विज्ञान यानी अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करना, व्यवहार और ज्ञान का संपादन करना, या उपरोक्त सभी। तो भाषा का प्रयोजन क्या है? सभी, अपने ज्ञान को बढ़ाना, भाव ग्रहण करना और अपने व्यवहार और ज्ञान में वृद्धि करना। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, पाठ योजना भवति। पाठ योजना होती है दैनंदिन पाठ योजना, साप्ताहिक पाठ योजना, मासिक पाठ योजना, सर्वे। तो पाठ योजना जो है वो दिन की भी होती है, सप्ताह की भी होती है, और मासिक भी होती है, और वार्षिक भी होती है। तो सभी प्रकार की पाठ योजनाएं होती है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं 69वां, विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यम है। विचार संप्रेषण, संप्रेषण यानी किसी को भेजना, अपने विचारों को दूसरों के पास भेजना या दूसरों को बताना। क्या प्रभावी माध्यम क्या है? अभिव्यक्ति, शैली,
कौशल या भाषा। अपने विचारों को दूसरों को बताने का जो प्रभावी माध्यम है वो क्या है? भाषा है। अगला जो प्रश्न है 17वां, आगमन विधौ भवति। आगमन विधि है। उदाहरणानि प्रस्तूय नियमान बोधनम, नियमान प्रस्तूय उदाहरणै स्पष्टीकरणम, पाठ्यपुस्तकेन व्याकरण नियमान पाठनम सर्वे अपि। तो आगमन विधि की बात कर रहा है। तो आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर नियमों को बताया जाता है। तो आगमन विधि में सबसे पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। और निगमन विधि में सबसे पहले नियमों को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उदाहरण को बताया जाता है। आगमन है तो उदाहरण प्रस्तुय नियमान बोधनम। अगला जो प्रश्न है, व्याकरणस्य पाठ योजनायां महत्वपूर्ण सोपाने अस्ति। व्याकरण की जो पाठ योजना है उसका महत्वपूर्ण सोपान क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरणम, सामान्यकरणम, नियमीकरणम। तो व्याकरण की जो पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है वो है प्रस्तुतिकरण करना, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे नियम आते हैं उन नियमों के माध्यम से सभी को नियमों के माध्यम से उदाहरणों को समझाना उसका प्रस्तुतिकरण करना कहलाता है। दोस्तों ये 72वां जो प्रश्न है वो समान प्रश्न है। 71वां और 72वां एक ही प्रश्न छपा गया है, इसीलिए हम अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। व्याकरण से पाठ योजना महत्वपूर्ण सोपानम अस्ति प्रस्तुतिकरणम। अगला जो प्रश्न है, अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि। अव्याकृति जो है वो निम्न में से किसकी शिक्षण विधि है? व्याकरण की, आख्यायिका की, रूपक की या काव्य की। तो अव्याकृति जो है वो व्याकरण की शिक्षण विधि है। दोस्तों अगला प्रश्न है 74वां, भाषा शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रहण करना, अभिव्यक्ति करना, शुद्धोच्चारण करना या ग्रहण अभिव्यक्ति करना। तो भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसी भी जो टॉपिक है या जो भी बात है, जो भी कहानी कथा है उसको ग्रहण करना और उसकी अभिव्यक्ति करना। 75वां है, अनुवाद शिक्षण से विधि अस्ति। अनुवाद शिक्षण की विधि है काव्य विधि, आगमन विधि, द्विभाषा विधि या नाट्य विधि। तो अनुवाद शिक्षण की जो विधि है उसमें द्विभाषा विधि आती है, जैसे अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना, तो दो भाषाओं की विधि होती है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसमें नदी शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। नदी शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप पूछा है। नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याम। तो हम सब ये जानते हैं नदी शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप क्या बनेगा? नद्यई। नदीम जो है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और नद्या जो है वो तृतीय विभक्ति का एक वचन है। नद्याम ऐसा रूप बनता ही नहीं है। इसमें जो अगला जो प्रश्न है वो 77 से 82 तक के प्रश्न है, जिसमें एक पद्यांश दिया गया है और उस पद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकाउ संतस्थेव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचे मधुर सुक्ते रसम सृजन्ति लुब्धस्य नश्यति यसे पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियसे कुलम अर्थम परस्य नष्ट क्रियसे कुलम अर्थ परस्य धर्मे विद्याफलम यस्नीने कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो ये जो सूक्ति है नीति शतक में से ली गई सूक्ति है और इसमें 77 से 82 तक जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मधुमक्षिका जनयति, मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है? तो मधुमक्षिका जो है माधुर्यम, समान रसम, रसम और कटुकम। तो मधुमक्षिका जो है वो रस को पीती है, कड़वे रस को पीती है, लेकिन वो हमेशा माधुर्य मीठेपन को ही जन्म देती है, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसी चीज़ें उत्पन्न करता है। कस्य धर्मे नश्यति, किसका धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है? तो धर्म किसका नष्ट हो जाता है?
कृपणस्य, तो कृपण का तो क्या होता है, यानी कि जो कंजूस होता है उसकी जो मित्रता है वो खत्म हो जाती है। और नष्ट क्रियस्य, जो क्रिया से नष्ट है उसका कुल नष्ट हो जाता है। और जो लोभी है उसका यश नष्ट हो जाता है। लेकिन जो अर्थपरस्य है, जो दूसरों के धन पर है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनेषु रतानाम किम नश्यति, जो व्यसनों में लगा हुआ है उसका क्या नष्ट हो जाता है, ज्ञान। जो व्यसनी है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है जनयेत क्रियापद से कर्तृपदम किम। इस श्लोक के अनुसार जनयेत जो शब्द है उसका कर्ता कौन है। तो हम ये जानते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है, यहाँ पर दूसरी पंक्ति में माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकौ, माधुर्यमेव मीठा ही उत्पन्न करती है मधुमक्खियाँ। तो कौन उत्पन्न करती है, मधुमक्खियाँ। तो जनयेत शब्द का कर्ता क्या है, मक्षिका। नष्ट क्रिय से पद से समास नाम किम। नष्ट क्रिय से जो समास है उसका नष्ट क्रिय से में जो समास है उसका क्या नाम है। तो नष्ट क्रिय से यस्य सह, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है वह। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि। श्लोके, अगला प्रश्न है श्लोके राज्यम इति पद से विभक्तम अस्ति। राज्यम शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो राज्यम शब्द जो है नपुंसकलिंग में चलता है, तो इसमें विभक्ति कौन सी हुई, प्रथमा। राज्यम राज्ये राजानी। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर है राक्षसा ईर्ष्यन्ति, इसमें समुचित पदेन रिक्त स्थानम। राक्षस जो है वो ईर्ष्या करते थे देवानाम देवई देवेशु देवेभ्ये। तो यहाँ पर ईर्ष्यन्ति एक श्लोक, एक चतुर्थी विभक्ति में क्रुद्ध दूह्य ईर्ष्या स्पर्शता नाम एक सूत्र है। उस सूत्र के अनुसार जब ईर्ष्या शब्द आता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देवेभ्य शब्द आएगा इसमें ईर्ष्या शब्द के कारण। ईर्ष्या शब्द के क्रुद्ध, द्रूह, स्पृष्ट और ईर्ष्या, इन चार शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति किसमें है, देवेभ्य में। अगला जो प्रश्न है वो 84 से 90 तक है। और इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। और उन गद्यांशों के आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे शत्रु संकटे च ये सहायतां करोति से बंधुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशे भावे भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। परंतु अधुना निखिले संसार से कलह से अशांते च वातावरणम् अस्ति। येन मानवाः परस्परं विश्वसन्ति न विश्वसन्ति ते परस्य कष्टं स्वीक्रिय कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थदेशाः असमर्थदेशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं च स्थापयन्ति। तस्मात् कारणात् संसारे सर्वत्र विद्वेषे शत्रुया हिंसाया च भावना दृश्यन्ते। देशानां विकासे अपि अवरुद्धे भवति। एतेषां सर्वेषां कारणं विश्वबन्धुत्वस्य अभावे एव। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकदेशः अपरणेन देशेन से निर्मलेन हृदयेन बन्धुतया व्यवहारं कुर्यात्। यदि इयं भावना विश्वस्य जनेषु बलवती स्यात् तदा अविकसितदेशयोः मध्ये सर्वथा अस्वस्था स्पर्धा भविष्यति। येन सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानक्षेत्रे मैत्रीभावनाया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। तो दोस्तों ये एक छोटा सा गद्यांश था। हम इसमें से जो कुछ प्रश्न हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर ये 84वां जो सवाल है आप देख सकते हैं, असमर्थ देशान उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं के स्थापयन्ति। असमर्थ देशों के ऊपर कौन जो है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, अपना राज स्थापित करना चाहता है। तो असमर्थ देशों पर राज कौन स्थापित करना चाहता है? समर्थ देश। 85वां है, विश्व बंधुत्व से कदा आवश्यकता अनुभूयते। विश्व बंधुत्व की जो है आवश्यकता कब होती है? शत्रु संकटे, दुर्भिक्षे, उत्सवे, सर्वदा। तो विश्व बंधुत्व की आवश्यकता जो है सभी चीज़ों में होती है, सर्वदा, हमेशा होती रहती है। 86वां जो है, संसारे आवश्यकता अस्ति भावनाया। संसार में इस समय किसकी आवश्यकता है? प्रेमणय, प्रेम की आवश्यकता अधिक है। 87वां समय आप सवाल देख रहे हैं, कलह से अशांति च वातावरण कुत्र दृश्यते। कलह और अशांत का वातावरण कहाँ दिखाई दे रहा है? तो संपूर्ण संसारे, संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण इस समय दिखाई दे रहा है। 88वां सवाल है, सर्वत्र हिंसाया भावना दृश्यते। सभी जगह हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। अस्या कारणम अस्ति। इसका कारण है परस्पर सहयोग, ज्ञान विज्ञान क्षेत्र उन्नति, स्वस्थता स्पर्धा और विश्व बंधुत्व भावनाया अभाव है। तो विश्व बंधुत्व की भावना के अभाव के कारण सभी जगह हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 89वां, प्रदर्शयन्ति इति क्रियापद से कृतपदम अस्ति। प्रदर्शयन्ति जो शब्द है, क्रिया है, इसका कर्ता पद क्या है? तो इसका जो कर्ता है वो आप समर्थ देशः प्रदर्शयन्ति। और 90वां सवाल है, स्पर्धा इति विशेष पद से विशेषण पदम किम। इस विशेष पद का विशेषण क्या है? तो स्वस्था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह ये स्वस्था स्पर्धा। तो पहला पद जो है वो विशेष्य पद है और दूसरा पद जो है विशेषण, पहला जो है विशेषण पद है, दूसरा विशेष्य पद है। तो यहाँ पर स्वस्था जो है वो विशेषण पदम अस्ति। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।